अब हम यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली का प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और जो इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकु की बात चल रही है, तो शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि बर्तन में पानी का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है बर्तन, जो शंकु के उल्टे शंकु के आकार का है। इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, जिनमें से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं ये गोलियां, और इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, तो गोलियों की संख्या हम n मान लेंगे। जिस प्रकार मैं यहाँ पर सॉल्व करते जाता हूँ उस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से, कोई भी परेशानी नहीं जाएगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ऊंचाई शंकु की, त्रिज्या ये है। अब बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन है शंकु के आकार का, तो शंकु में पानी का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान रखेंगे इस सूत्र में यहाँ पर, तो 1/3 ज्यों का त्यों इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 5, तो r का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग यानी कि 5 का 2 बार गुणा इंटू h का मान है 8। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखेंगे 5 25 हो जाएगा और 25 8 200। यहाँ पर 22 का गुणा 1 में होगा, तो 22 इंटू 5 25 25 8 200 और बटे 7 21। यहाँ पर देखेंगे आगे हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना आएगा, 22 दूना 44 और 2 0 बटे 21। तो ये इतना आ जाएगा पानी का आयतन शंकु में या बर्तन में। आयतन की बात है तो घन इकाई होगी, सेंटीमीटर में सब दिया गया है। अब यहाँ पर हम एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं। जो गोली है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब एक गोली का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो गोले का आयतन या गोली का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r का क्यूब। त्रिज्या यहाँ पर r बराबर कितनी दी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या का ही यहाँ पर मान रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 4/3 ज्यों का त्यों इंटू पाई का मान कितना रखना है, 22/7 इंटू r का मान है 0.5। तो r के मान का घन यानी कि 3, तो ये 3 बार गुणा कर देते हैं, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 22 चौके कितना होता है, 88 बटे 7 या 21 इंटू, अब इसको 0.5 नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं 5। तो 5 25 25 पंचे 125। लेकिन जब इसको 5 माना तो ये एक अंक के बाद एक अंक के बाद एक अंक के बाद यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, दशमलव 0.125। लेकिन दशमलव हटाने के लिए हम जितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद लगना है दशमलव, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक के बाद, तो नीचे 1 के साथ 3 ही 0 बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो एक गोली का आयतन ये आ गया। अब हमने माना है गोलियों की संख्या n, माना गोलियों की संख्या n। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हो क्या जाएगा कि n गोलियों का आयतन, n इंटू गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन कितना है 88 बटे 21 इंटू 125 बटे 1000 n इंटू एक गोली का आयतन। तो ये पानी कितना बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग। आप प्रश्न में देखेंगे जब जो n गोलियां हैं वो पानी में डाली जाती हैं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो 1/4 भाग जो पानी का आयतन आया हुआ है, पानी का आयतन उसका 1/4 भाग
आयतन कितना आया हुआ है 4400 बटे 21। लेकिन जब n गोलियों की संख्या जो है पानी में डाली जाती है तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न को यहाँ पर संतुलित किया। अब हम यहाँ पर काटा पीटी कर देंगे तो जो सरल कर देंगे तो n का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो n का मान किस प्रकार आएगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं 21 इस तरफ भी है, 21 इस तरफ भी है, तो 21 से 21 ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 125 बटे 1000 है, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा, 25 का भाग 1000 में 40 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया देख लीजिए, यहाँ पर n इंटू 88 इंटू 5 बटे 40 बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 4 का भाग 4400 में देंगे तो 11 चौको 44, 11 इंटू 2 0 तो 1100 आ जाएगा इस तरफ। 1100 का गुणा 1 में होगा तो 1100 ही रहेगा। अब यहाँ पर n बराबर, इन दोनों को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों गुणा में है, बराबर किस तरफ, बराबर को उस तरफ जाएंगी तो रहेंगे गुणा में ही, लेकिन संख्याएं पलट जाएंगी। तो 1100 ऊपर पहुंच जाएगा ये 40 और बटे में हो जाएगा ये 88 इंटू 5, तो 88 पंचे होता है 440। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, n बराबर 4 का गुणा 1100 में तो हो जाएगा 4400 बटे 44, ये 44 है ही, 44 का भाग 4400 में देंगे तो 100 बार आ जाएगा। तो n का मान आ गया 100, तो गोलियों की संख्या आ गई 100, तो n बराबर 100। तो ये है यहाँ पर गोलियों की संख्या, ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आपको जो 12.2 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लीजिए आप यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है इस प्रश्न को, जो 5वां प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर, ये 5वां हो गया। अब हम यहाँ पर 6वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6वां प्रश्न देखेंगे हम तो 2 बेलन है यहाँ पर, एक छोटा बेलन एक बड़ा बेलन। तो बड़ा बेलन है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर है, और छोटा बेलन है उसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो जो दोनों हैं उन दोनों को मिलाकर लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 6वां प्रश्न देखेंगे हम, तो ये 6वां प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और व्यास है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये हमने नोट कर ली चीज़ें। अब बड़े बेलन की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं व्यास से। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 24 की आधी कितनी होती है 12। अब यहाँ पर देखेंगे बड़े व्यास की ऊंचाई को हम h1 नाम दे देते हैं और त्रिज्या को r1 नाम देते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई को h2 नाम दे देते हैं और त्रिज्या को r2 नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर लोहे के स्तंभ का आयतन निकाल लेते हैं। लोहे के स्तंभ का आयतन, तो लोहे का स्तंभ दोनों बेलन से मिलकर बना हुआ है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ये हो जाएगा लोहे के स्तंभ का आयतन। सूत्र लगा देंगे हम। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन ये बड़ा बेलन है तो r1 और h1। छोटे बेलन का आयतन तो सूत्र वही होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन छोटे बेलन की त्रिज्या है r2, ऊंचाई है h2। सभी मान रख देंगे हम, मान नहीं रखते हैं, पहले हम कॉमन ले लेते हैं पाई को। तो पाई ले लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा r1 स्क्वायर इंटू h1, यहाँ बचेगा r2 स्क्वायर इंटू h2।
अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, पाई का मान कितना रखना है 3.14। R1 कितना है यहाँ पर 12, तो 12 का वर्ग करना है, यानी कि R1 का वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग, यानी कि 12 का 2 बार गुणा इंटू H1 कितना है, H1 है 220, प्लस का चिन्ह लगा है ये वाला। R2 कितना है 8, तो 8 का वर्ग करना है, यानी कि 8 का 2 बार गुणा इंटू H2 कितना है 60, तो ये 60। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल हमें गुणा करना है, तो 3.14 ये ज्यों का त्यों, 3.14 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 12 का गुणा 12 में और फिर 220 में ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 31,680। ये आप कर लीजिए, 31,680 प्लस 8 अठन्या 64, 64 छक्का होता है 384 और पीछे जीरो, 384 और जीरो, तो 3,840। 3.14 ज्यों का त्यों गुणे, अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर 0 2 5 35, तो 35 520 आ जाएगा ये टोटल। अब 3.14 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1,11,532, 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया लोहे के स्तंभ का आयतन, ये लोहे के स्तंभ का आयतन आ गया। तो ये लोहे के स्तंभ का आयतन आ गया, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। देख लीजिए प्रश्न को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो यहाँ पर इतने घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो इतने सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इतना होगा कि 8 का गुणा कर देंगे इसमें, इसीलिए स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान। तो यहाँ पर 1,11,532.8 में 1,11,532.8 में 8 का गुणा हो जाएगा। अब ये द्रव्यमान आया हुआ है किस में, ग्राम में, इसको बदलना है हमें किलोग्राम में, तो हम 1000 का भाग देंगे तो ये केजी में हो जाएगा ग्राम से। तो यहाँ पर ये गुणा कर देंगे 8 का हम, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 एक अंक के बाद दशमलव 2 6 2 892। तो ये आ गया 8,92,262.4 और बटे में ये 1000 है ही। तो यहाँ पर 1000 का जब इसमें भाग जाएगा तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अंक और इस तरफ खिंचा जाएगा दशमलव, तो 892.2 केजी में ये बदल दिया हमने। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमने स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान निकाल लिया 892.2 केजी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली का जो प्रश्न छठवां है उसको सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने यहाँ पर छठवां प्रश्न सॉल्व कर दिया है ये वाला। तो ये छठवां प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली का 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक बेलन है, उसमें भरा हुआ है पानी। उस बेलन में जो पानी भरा हुआ है उसमें
एक शंकु और अर्धगोलाकार आकृति मिल करके डाली जाती है, तो जो पानी शेष बचता है उस बेलन में वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या दिया है, 7वां प्रश्न है ये। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h1 मान ली हमने। अब शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। शंकु सम्मिलित है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, चाहे वो बेलन की हो, चाहे वो शंकु की हो, चाहे वो अर्धगोले की हो, वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या सभी की 60 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पर बेलन में शेष पानी, देखिए पहले एक बेलन बना हुआ है, उसमें भरा हुआ है पानी, फिर उसमें हम शंकु और अर्धगोला को मिला करके आकृति बनाते हैं और वो डाल देते हैं, तो जो शेष पानी बचता है बेलन में वो हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार निकाल लेंगे हम यहाँ पर बेलन में शेष पानी का आयतन। जो बेलन में पानी का आयतन होगा उसमें से यदि हम शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो हमारा शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन में जो पानी का आयतन है पूरा, उसमें से यदि हम जो शंक्वाकार और अर्धगोला को मिलाकर आकृति बना दी है वो घटा देंगे, क्योंकि डाली जाती है, तो जो शेष पानी बचेगा वो आ जाएगा। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन की ऊंचाई है h1, तो ये h1 नाम दे देंगे हम, माइनस कोष्टक लगाया। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का ऊंचाई हमने h2 माना है तो h2 नाम दे देंगे, प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे अंदर, तो पाई आर स्क्वायर h1 ज्यों का त्यों माइनस के चिन्ह का इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, और ये भी माइनस का हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर सभी जगह है, तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा h1 माइनस, यहाँ से पाई आर स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो 1/3 h2 बचेगा, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो पाई आर स्क्वायर, और एक आर यहाँ पर बाकी रह जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो मान रखेंगे तो मान पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 60, तो 60 × 60, क्योंकि आर का वर्ग करना है तो आर के मान का वर्ग कर दिया हमने, तो 60 × 60। अब कोष्टक h1 कितना है 180 माइनस 1/3 इंटू h2 कितना है 120 माइनस 2/3 इंटू आर कितना है 60, कोष्टक बंद, मान रख दिया। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, तो 22 × 60 × 60 6 × 3600 हो जाएगा, ये बटे में ये 7। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 180 ज्यों का त्यों माइनस 3 का भाग 120 में देंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये 40 माइनस 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का गुणा 2 में होगा तो 40। तो यहाँ पर 22 × 3600 × 180 में से 40 और 40 80 घट जाएंगे, ये माइनस माइनस की संख्याएं, ये टोटल माइनस के 80 हैं और प्लस के 180 में से ये 80 घट जाएंगे तो 100 बचेगा यहाँ पर, और बटे में बचेगा कितना 7। तो
बेलन में पानी का शेष आयतन इतना आया हुआ है, लेकिन ये कितना आया है, ये सेंटीमीटर में आया है। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इतना जो है घन सेंटीमीटर में है, तो घन मीटर में बदलने के लिए 100 का तिगुना यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100 इसका भाग देना पड़ेगा इसमें, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 गुणे 3600 गुणे 100 बटे 7 गुणे ये इतने का भाग देंगे हम, तो 100 गुणे 100 गुणे 100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे 36 में तो 9 बार जाएगा, तो 22 गुणे 9 और 4 का भाग देंगे 100 में तो 25 यहाँ पर आ जाएगा बटे 7 गुणे 25। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 22 नंबर कितना होता है, 22 नंबर होता है यहाँ पर 198 बटे 25 सत्ता 175। 175 का भाग 198 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब घन मीटर। तो ये आ गया हमारा जो बेलन में शेष पानी का आयतन। तो इस प्रकार आपको ये 7वां प्रश्न सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 7वां प्रश्न जो है ये हमने 7वां प्रश्न सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। तो ये 7वां प्रश्न हो गया। अब हम यहाँ पर 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए 7वां प्रश्न यहाँ पर ये हल हो गया है। तो अब यहाँ पर 8वां प्रश्न देखेंगे हम, ये 12.2 का जो कि लास्ट है। तो यहाँ पर एक बेलन और एक गोलाकार भाग है, इस प्रकार के बने हुए हैं कि एक बर्तन बना हुआ है, गोलाकार बर्तन, नीचे का भाग गोला है और ऊपर का भाग बेलनाकार है। तो पूरे बर्तन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेलन और गोले की चर्चा चलेगी। तो बेलन का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 व्यास है तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, व्यास की आधी। अब यहाँ पर देखेंगे गोलाकार भाग, जो गोलाकार भाग नीचे वाला भाग है उसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या 8.5 व्यास है, तो व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। अब यहाँ पर बेलन की त्रिज्या है, इसको R1 नाम देते हैं, गोले की त्रिज्या को नाम देते हैं R2। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर आयतन 345 आ रहा है, एक बच्चे ने ज्ञात किया है। हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो हमें आयतन निकालना है जो बर्तन में गोलाकार भाग नीचे का है और ऊपरी भाग बेलनाकार है। तो यहाँ पर ऊंचाई देख लेंगे हम, तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, बेलन की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब यहाँ पर गोलाकार जो पूरा बर्तन है उसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो गोलाकार बर्तन का आयतन यानी कि जो ऊपरी भाग है बेलनाकार भाग उसका आयतन प्लस जो नीचे वाला भाग है गोलाकार भाग उसका आयतन। सूत्र रख देंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। बेलन का आयतन, गोले का आयतन होता है सूत्र 4/3 πr का क्यूब। बेलनाकार भाग की त्रिज्या है R1 और गोलाकार भाग की त्रिज्या है R2। तो ये नाम दे दिए हमने। अब यहाँ पर पाई ले लेंगे दोनों जगह से कॉमन, तो पाई कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा R1² और h प्लस 4/3 पाई कॉमन ले लिया R2 का क्यूब, इतना बचा यहाँ पर। अब मान रख देंगे हम, तो पाई का मान हमें रखना है कितना, 3.14 पाई का मान। R1 है 1 सेंटीमीटर, तो
1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 ही रहेगा, इंटू h का मान 8, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। यहाँ पर आगे देखेंगे हम ये बात, प्लस 4/3 इंटू R2 है 8.5/2, तो 8.5/2 का घन यानी कि 3 बार गुणा 8.5/2 8.5/2 3 बार गुणा। अब यहाँ पर 3.14 जाऊँ कतऊँ, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 ही रहेगा, प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आया, 2 का भाग 2 में देंगे तो कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा, यहाँ तो 8 बचा था, प्लस का चिन्ह लगाया, 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, यहाँ पर बचा कितना 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, और बटे में बचा कितना 3 दूना 6। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 3.14 जाऊँ कत्यों इंटू 8 ये जाऊँ कत्यों, प्लस जब ये 8.5 का गुणा 8.5 में ये तीनों का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 614.125 614.125 और बटे में ये 6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 3.14 जाऊँ कत्यों भागे 6, 1 का भाग 6 में देंगे, एलसीएम 6 आएगा तो ये 6 हो गया, 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 48, प्लस 6 से 6 कैंसिल, 1 आया, 614.125। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 3.14 इंटू 48 और 614, तो ये हो जाएगा 662.125 भागी 6। अब यहाँ पर 6 का भाग देंगे इसमें पूरे में, तो 3.14 गुणे, जब 6 का भाग 662.125 में देंगे तो 110.35 आ जाएगा। अब 110.35 का गुणा 3.14 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 346.51, ये आयतन निकाल रहे हैं तो घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इतना आएगा आंसर। जो बच्चे ने आयतन ज्ञात किया है बर्तन का वो ज्ञात किया है 345। प्रश्न देखिए आप यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर बच्चे ने आयतन ज्ञात किया 345 लेकिन आया हुआ है 346.51, तो यहाँ पर जो आयतन ज्ञात हुआ है वो है सही आयतन, कितना है ये इतना है 346.51, तो यहाँ पर ये है सही आंसर, लिख देना है यहाँ पर। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है ये। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न जो कि 8वां है।